भाजपा वाले तो अपनी गलती और बदमाशी को छुपाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं कि बीजेपी की जितनी सीटें आई हैं वो किसी भी सूरत में सीटें आ नहीं सकती थी अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते तो। बीजेपी का कोई भी आदमी अपने मर्जी से छींक भी नहीं सकता। चोर के मन में मोर, ये सरकार चोरी चकारी की सरकार है। तो बीजेपी के नेताओं ने और खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तो सबसे ज़्यादा जहर उगला है। उनका तो इलेक्शन ही रद्द कर देना चाहिए था। 4 आदमियों ने तो इस देश को कानून बदला है। खाली मेजोरिटी के नाम पे पास किया हुआ कानून इलीगल है, असंवैधानिक है। आपने जो सीट मिली है इनको उसके एवज में कर्जा उतारने के लिए इसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह का साथ दिया। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 18वीं लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम को बंद करने की तमाम मांग चली। लगातार सड़क पर लोग उतरे, जंतर मंतर भरा रहा, कई प्रदर्शन किए गए, ईवीएम हैक करके दिखाए गए, लेकिन बंद नहीं हुआ। अब जब चुनाव खत्म हो गया है, रिजल्ट आ गए हैं, अब ईवीएम की जांच होने की मांग चल रही है। लेकिन ये खबर तब ज़्यादा तूल पकड़ लेती है जब भाजपा के नेता, जो हमेशा से भाजपा ये कहती थी कि ईवीएम हैक ही नहीं होता, हमेशा ईवीएम के तरफ से बैटिंग करने के लिए तैयार भाजपा, अब कह रही है कि ईवीएम की जांच कराओ जिन सीटों से हम हार गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बलराज सिंह मलिक, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। सर, क्या कहेंगे? आपने भी ईवीएम की लड़ाई लड़ी है। भाजपा का ये कहना कि ईवीएम चेक करो, जो भाजपा हमेशा कहती थी कि ईवीएम हैक ही नहीं होता, किस ओर इशारा कर रहे हैं? भाजपा वाले तो अपनी गलती और बदमाशी को छुपाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। उनको पता है क्या गड़बड़ हो सकती है और कैसे गड़बड़ हो सकती है, कैसे उनका मोडस ऑपरेंडी है इसको वो करने का। अभी भी देश को विश्वास नहीं है कि बीजेपी की जितनी सीटें आई हैं वो किसी भी सूरत में सीटें आ नहीं सकती थी अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते तो। देश की जनता ने बीजेपी के खिलाफ मैंडेट दिया है, समाज ने इकट्ठे होकर उसके खिलाफ मतदान किया है, देश के लोगों ने खुद इलेक्शन कंटेस्ट किया है, अपोजिशन में भी जान डालने का काम देश की जनता ने खुद किया है। इसलिए बीजेपी के लोग जो कह रहे हैं कि ईवीएम की जांच हो या गड़बड़ की जांच हो या जहां पर उन्होंने जांच के मांग की है, वो एक आईवास है, धोखा है देश के साथ। उनको पता है, वो ये चाहेंगे अगर कहीं कोई पकड़ धकड़ हो गई तो तुम उस अपराध से बच जाओ। बीजेपी का कोई भी आदमी अपने मर्जी से छींक भी नहीं सकता। उसको छींक भी आती तो दबा लेगा, वो तभी छींकेगा जब हाई कमांड के निर्देश हों। इस तरह की मांग जिसने भी की है वो सब उसी हाई कमांड के साजिश या कथा कहानी पटकथा का हिस्सा है। तो वही हाई कमान अगर एक तरफ कह रहे हैं कि जरा पता करो ईवीएम जिंदा है कि मर गया, वही हाई कमान दूसरी ओर इशारा दे रहा है कि ईवीएम भी चेक करो। ये क्या चल रहा है? मतलब दोनों गीत अपने ही गालेंगे। मैं तो पहले कह रहा था चोर के मन में मोर। इतना इम्पोर्टेंट इशू पे कभी भी इस देश के प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात का विषय नहीं बनाया। ये अपने आप में इस देश के साथ धोखा है, गद्दारी है। इससे बड़ा देशद्रोह हो नहीं सकता जो प्राइम मिनिस्टर ने इस देश के साथ किया है। और ऐसे प्राइम मिनिस्टर को ये देश किसी भी सूरत में बख्शेगा नहीं। और इन इलेक्शनों में उन्होंने बीजेपी के खिलाफ लोगों ने मतदान किया है, मेजॉरिटी ने। उसके बावजूद इतनी सीटें आना ये अपने आप आश्चर्यचकित करने वाला है। देश की जनता को शक है और ये सारे देश में यही चर्चा है, ये सरकार चोरी चकारी की सरकार है, सरकार जो बनी हुई है। इसलिए असल में इसके पीछे, क्योंकि मैं लॉ का स्टूडेंट होने के नाते, प्रैक्टिशनर एडवोकेट होने के नाते, मैं सारी की सारी जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ जुडिशल सिस्टम पे। क्योंकि अगर न्यायिक सिस्टम देश का सुदृढ़ हो, इंडिपेंडेंट होता, तो इस तरह की कोई भी कार्रवाई, कोई हिम्मत जुर्रत नहीं कर पाता इस देश में कि देश चिल्ला रहा है और उसके ऊपर कोई भी कॉग्निजेंस कोर्ट ने नहीं लिया, खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने। ये इशू पूरे देश का इशू था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कार्रवाई करनी चाहिए थी। ऐसे वक्त पे कोर्टों का काम ना करना, खास तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, ये भी एक तरह से देश के साथ गद्दारी है, न्यायिक व्यवस्था का चरमराने के बराबर है ये। एक तरफ जहां हरियाणा में 2 सीटों पर जो है जांच की जाएगी, फरीदाबाद की सीट और करनाल की सीट, जहां पर केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय राज्य मंत्री और केंद्रीय मंत्री खट्टर जो हैं, वहां से यही उम्मीद लगाई जा रही कि ये दोनों सीटें इनके हाथ से जाने वाली, तो मंत्रालय तो जाएगा ही, सांसदी भी जाएगी और 40 से 48 पर आ जाएंगे। क्या लगता है आपको? हाँ, जाना ही चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ जितने लोग चुन के आए हैं, इन लोगों को भी एक मैंडेटरी इस देश में कानून हमें बनाना पड़ेगा। वो ये कानून होगा कि एमपीओ का खाली एफिडेविट देने से काम नहीं चलेगा। एफिडेविट में भी ये लोग झूठ बोलते हैं। उसके बावजूद इनका डोपिंग और नार्को टेस्ट होना चाहिए शपथ से पहले। क्योंकि बहुत सारी बदमाशियाँ ये इलेक्शन में करते हैं, देश के लोगों की वोटें खरीदते हैं,
शराब बांटते हैं, पैसा बांटते हैं, झूठे वादे करते हैं और इसी तरह की बातें करते हैं जो कि देश हित में नहीं होती। देश को डिवाइड करते हैं जाति में, वर्ग में, समाज में, एरिया वाइज, भाषा वाइज और रिलीजन पे तो करते ही हैं। रिलीजन पे तो दिन रात इन्होंने डिवाइड करने का काम किया, देश के प्रीएम्बल के खिलाफ काम किया। इवन देश के सब नेताओं ने, खासतौर पर बीजेपी के नेताओं ने और ख़ासतौर पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तो सबसे ज़्यादा जहर उगला है, जो कि देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, प्रीएम्बल के खिलाफ है। भाईचारा नष्ट करने के लिए उनकी भाषा बहुत इस तरह की जहरीली रही है। कार्रवाई होती, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होता, उनका तो इलेक्शन ही रद्द कर देना चाहिए था और रद्द हो जाता। ये पर यहाँ पर ये है सब कुछ हाईजैक हो गया। इस देश में, दुनिया में खाली एरोप्लेन हाईजैक नहीं हो रहे, यहाँ तो डेमोक्रेसी हाईजैक हो गई पूरे देश में, हमारे देश में। और अब नए कानून भी जो सामने आए हैं वो सारे के सारे, उनका कानूनों का नाम क्या लिखा है, भारतीय न्याय संहिता, जबकि है वो भारतीय अन्याय संहिता। वो एक शराब को, पुरानी शराब को अडल्ट्रेटेड करके और उसको जहरीली बना के नई बोतल में डाल दिया गया है। लोगों के लिए बहुत गलत हो गया। जिस तरह हाईवे के नाम बदले जाते हैं, इस तरह से सेक्शन बदल दी और अननेसेसरी देश के ऊपर बर्डन डाल दिया। देश के वकील, जज और सब क्लाइंट भी, देश के लोग भी उसमें उलझे रहेंगे। दैट इज नॉनसेंस। ये उसी तरह से जैसे देश में चमड़े के सिक्के चलाना। कानून भी खतरनाक होते जा रहे हैं। हाईजैक आप कह रहे हैं, लोकतंत्र हो रहा है। हाईजैक करने वाला है कौन? हाईजैक करने वाला कौन है? ये तो 4 आदमियों ने तो इस देश को कानून बदला है। ये 4 आदमियों को जिम्मेवार मानते हैं ज़्यादातर वकील सुप्रीम कोर्ट के। और 4 आदमियों में सबसे प्रमुख लीडर हैं नरेंद्र मोदी। उसके सेकंड नंबर आता है एग्जीक्यूट करने वाले अमित शाह। और 2 आदमी जो साजिश में शामिल थे, लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति। इन 4 आदमियों ने बेड़ा गर्क किया, देश के लोकतंत्र की हत्या की, देश के साथ गद्दारी की, संविधान की हत्या की। ये मुजरिम हैं देश के। अगर कानून यहाँ का जिंदा होता, इन चारों लोगों को गिरफ्तार करते। इन्होंने वो काम नहीं किया जो संविधान और पार्लियामेंट इन लोगों से चाहती है। सरकार की तरफ से इनिशिएट लिया जाता है कानून बदलने के लिए, मगर कानून पास करना पार्लियामेंट का काम है, जिसमें सब लोग शामिल होते हैं। जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं वो कोई एक पार्टी के नहीं होते, वो देश के नुमाइंदे होते हैं। वहाँ पार्टियाँ ख़त्म हो जाती हैं पार्लियामेंट के अंदर। इन्होंने शरारत क्या की, 150 के करीब एमपीओ को सस्पेंड किया। जिस साजिश में, जिस घटिया काम में स्पीकर, जिस देशद्रोह में स्पीकर शामिल है और सभापति शामिल है राज्यसभा का, इन 2 आदमियों ने अपने नंबर बनाने के लिए, अपनी जो सीट मिली है इनको, उसके एवज में कर्जा उतारने के लिए इसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह का साथ दिया। और चारों लोगों ने षड्यंत्र करके इस देश के खिलाफ एक नए जो आपराधिक कानून है, जो इस देश को और ज़्यादा गुलाम बनाएंगे, बहुत खतरनाक साबित होंगे। देश के अंदर परमानेंट इमरजेंसी हो जाएगी। और मूर्ख बनाया, फिर मिसयूज किया राष्ट्रपति पद को। और द्रौपदी मुर्मू ने जब साइन किए दिसंबर में, उन्होंने बिल्कुल रबड़ स्टैंप की तरह काम किया है। उन कानूनों को उन्होंने मोहर लगा दी, साइन कर दिए, जो कि खतरनाक है देश के लिए। जबकि वो खुद सुप्रीम कोर्ट में कह रही थी गरीबों को जेल में क्यों डाला हुआ है, छोटे छोटे अपराधियों को जेल में क्यों पड़े। वो इसलिए पड़े ना जी। एक सीएम केजरीवाल के लिए तो रोज उसमें जा सकते हैं वकील जमानत के लिए, एक गरीब आदमी के लिए तो हाई कोर्ट में तो आ ही नहीं सकते वो लोग। अगर किसी को जमानत नहीं मिली तो वो तो सड़ता है जेल में। इस देश में कोई कानून व्यवस्था ऐसी नहीं है। और यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी को भूल भटक के जमानत भी दे दे, तो जैसे केजरीवाल को दे दी थी, और तुरंत कैसे हाई कोर्ट ने उसमें इंटरवीन किया। मेरे एज एन एडवोकेट, मैं लॉ के स्टूडेंट होने के साथ मैं कहता हूँ दैट इज़ नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने गलत काम किया है, संवैधानिक काम किया है। जमानत जैसे इशू में इस तरह टांग अड़ाना और उसको स्टे करना, बिना ऑर्डर के ही लोगों को सुनना, ये ऐसा कोई नहीं था कि देश का इतना बड़ा आतंकवादी है, कोई देश को वो छूटते ही बाहर देश में हत्याएं हो जाएंगी या देश का नुकसान हो जाएगा। इससे पता चलता है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्टें लोगों को जमानत क्यों नहीं दे पाती। हिम्मत करके न्याय बिंदु ने अपने नाम को सार्थक करते हुए जमानत दी थी, उसको भी उन्होंने एक तरह से हाई कोर्ट ने डराने का काम किया है। फ्यूचर में कौन जज जमानत देगा? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तो चिल्लाते हैं मजबूत बनो, जमानत दो। अरे जमानत क्या दें? एक ने जमानत दी और जमानत का क्या हाल हुआ? बिना ऑर्डर के हाई कोर्ट के जज उस पर थानेदार की तरह से बैठ गए। खासतौर पर जमानत के केस में मैं पर्सनली इस बात का विरोध करता हूं। और मैं ये इसने हाई कोर्ट ने एक तरह से देश के लोगों के फंडामेंटल राइट का अपमान किया है। और हाई कोर्ट से ये उम्मीद नहीं है इस देश को। हाई कोर्ट देश के अंदर भाईचारा बने, लोगों के फंडामेंटल राइट अपहेल्ड हों, बिना वजह के लोग जेलों में ना सड़े। अगर इसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ऐसी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस देश को नहीं चाहिए।
ईडी की तरफ से इस पे जो दलील दी गई कि हमें पर्याप्त समय नहीं दिया गया दलील के लिए, बहस के लिए, ये कितना वाजिब लगता है आपको? ईडी को तो मैं सुप्रीम कोर्ट में देख चुका हूँ इन लोगों को। ये निहायत बकवास करते रहते हैं, बिना मुद्दे की बात करते रहते हैं। ये दूसरे साइड के वकीलों को और इवन जजों को डराने का काम करते हैं। इनकी भाषा, अगर इन वकीलों की भाषा करें, ये ऐसा लगता है जैसे ईडी के नौकर हैं या सरकार के नौकर हैं या उनके चापलूस हैं। इनको ये नहीं है कि तुम जो पैसे लेते हो, इस देश की पूरी जनता की तरफ से तुम्हें तनख्वाह मिलती है, आप संविधान के रक्षक हैं, चाहे किसी भी साइड का वकील हो। इसी तरह से ये भी संविधान की रक्षा के लिए वकील हैं, लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा के लिए वकील है, न कि किसी सरकार के पपेट या मदारी के बंदर नहीं है ये। मगर इनका जो हाल हो रहा है इस देश में सरकारी वकीलों का, उसमें आप देख सकते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। जब वो केस फाइट करते हैं, वो टूथ एंड नेल की तरह से बिल्कुल आखिरी दम तक इस तरह कोशिश करते हैं, जहाँ पीछे से आदेश आ जाता है, जैसे पुलिस का मिसयूज होता है इस देश में, जैसे मदारी के बंदर की तरह, जैसे बंदर को उस तरह पकड़ाने की तरह से मिसयूज करते हैं उनका। क्यों? बेचारे मजबूर हैं, डिसिप्लिन फोर्स के आदमी हैं। वो सरकार के मंत्री संतरियों के कहने की वजह से अपनी नौकरी, अपनी ट्रांसफ़र, इनसे डरने के लिए, बचाने के लिए कुछ भी कर देते हैं, इलीगल कर देते हैं। क्योंकि सही अफसरों को, सही नेताओं को प्रोटेक्ट करने की हिम्मत तो इस देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं बची है। बहुत बार उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए तो सच्चे और ईमानदार ब्यूरोक्रेट और नेता सामना नहीं कर सकते निरंकुश सत्ताओं का। अगर उनको प्रोटेक्ट करेंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस देश की हिम्मत नहीं कि कोई बदमाशी इस देश में करे, कोई राजशाही या तानाशाही कर सके इस देश में, या कोई अपने आप को कानून से ऊपर समझ सके, या कोई पूरी पार्लियामेंट को बंधक बना के सबको सस्पेंड करके मजाक उड़ाए। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए था जब 150 लोगों को हटा के कानून पास किए गए। और ऐसा कोई भी कानून जिसमें पूरी पार्लियामेंट शामिल ना हो, वो अवैध घोषित करना चाहिए हाई कोर्ट्स को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी। बिना डिस्कशन डिबेट के इस देश में खाली मेजोरिटी के नाम पे पास किया हुआ कानून इलीगल है, असंवैधानिक है, और ये देश की मौलिक जो हमारी संस्कार है, हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, उसके खिलाफ है। हमारा जो मौलिक समाज का जीने का, रहने का तरीका पंचायती सिस्टम से भाईचारे के साथ, ये उसके प्रति भी अपराध है जी। तो बड़ी बात बताई सर ने और साफ कह दिया कि लोकतंत्र इस समय हाईजैक हो चुका है। 4 लोगों ने मिलकर लोकतंत्र को हाईजैक कर लिया। किस तरीके से ईडी के जो तरफ से जो वकील होते हैं, वो किस तरीके से जजों को, वकीलों को डराने का काम करते हैं, और ये सभी चीज़ें आंखों देखी है, ये सब कुछ बता रहे हैं। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।